हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाईजीके में। शाम के 6 बज चुके हैं और रोज़ की तरह आज भी हम लोग 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन होगा और 10 क्वेश्चन जो होंगे उसको हम लोग सिर्फ टेस्ट के माध्यम से देखेंगे, जो कि पिछले वीडियो के हैं। उसका डिस्कशन मैं पहले आप लोगों को करा चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के। सभी लोग लाइव जुड़ जाइए और पहला प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। पहला प्रश्न आप लोगों को बताना है, एक फैराडे का मान कितना होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। एक फैराडे का मान, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक फैराडे का मान कितना होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी लोग इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 कमेंट कर रहे हैं उन लोगों का सही है। 96,500 कूलम जो होता है वह एक फैराडे का वैल्यू होता है। याद रखना है आप लोगों को, एक फैराडे का मान कितना होता है, 96,500 कूलम। इस प्रश्न से 3 प्रश्न आप लोग को याद रखना है। पहला प्रश्न तो यही हो गया कि एक फैराडे का वैल्यू 96,500 कूलम होता है। दूसरा, अगर आपसे कभी पूछ ले कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो एक मोल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू पूछेगा तो आपको कितना बताना है, 96,500 कूलम। इसके साथ साथ एक प्रश्न और, एक मोल प्रोटॉन का वैल्यू अगर पूछ ले कि कितना होता है तो भी आपको क्या बताना है, 96,500 कूलम। ये 3 प्रश्न, एक फैराडे का वैल्यू, एक मोल इलेक्ट्रॉन का वैल्यू या फिर एक मोल प्रोटॉन का वैल्यू, तीनों में से कोई प्रश्न पूछेगा, आपका आंसर क्या होगा, 96,500 कूलम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप लोगों को बताना है, किसी विलयन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं, विलयन की मोलरता क्या होगी। बताइए आप लोग, मोलरता क्या होगी। 200 मिलीलीटर यहाँ पर विलयन दिया हुआ है, इसमें 2 ग्राम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। तो मोलरता क्या होगी, तो इसकी मोलरता जो होगी वह होगी ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0.25। अब ये कैसे होगी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ऑप्शन नंबर ए आंसर है, लेकिन कैसे मैं समझाता हूँ। तो कभी भी आपको मोलरता अगर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले मोल की संख्या निकालिए, विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या। और मोल की संख्या निकालना आप लोग पढ़े होंगे 11th में। तो कभी भी अगर मोल की संख्या निकालनी होती है तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग को याद रखना है। विलय की मोल की संख्या का फार्मूला क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। यहाँ पर देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह विलय है, क्योंकि इसी को घुलना है, जो घुलता है वह विलय होता है। और इसका जो द्रव्यमान है वह कितना है, 2 ग्राम। तो द्रव्यमान के जगह पर आप कितना रख दीजिएगा, 2। अब बटा में क्या है, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को निकालने आता होगा। नहीं निकालने आता है तो मैं बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालना है तो सिंपल आपको क्या करना है कि सब के द्रव्यमान को लिखकर जोड़ देना है। तो सोडियम का द्रव्यमान आप लोगों को पता होगा, यह 23 होता है। और ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। और ये है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1। ये सबको जोड़िएगा तो 23, 6, 29, 10, 39, 41 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना निकला, 40। तो 2/40 यही मोल की संख्या हुई। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1/20, और 1 में 20 से भाग कीजिएगा तो क्या आएगा, 0.05। तो यह मोल की संख्या निकल गई। NaOH जो है विलय है और इसकी मोल की संख्या क्या निकली, 0.05। अब हम लोगों को क्या निकालना है, मोलरता निकालना है। तो मोलरता ज्ञात करने का भी एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मोलरता ज्ञात करने का फार्मूला होता है, यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और बटा में होता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और गुने 1000। यही फार्मूला है।
इस फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना है। यहाँ दो बात सीखने को मिल रहा है। पहला कि मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, दो बात नहीं तीन बात। एक मोल की संख्या, दूसरा आणविक द्रव्यमान और तीसरा मोलरता। यहाँ पर हम लोग अब मोल की संख्या निकाल चुके हैं। यह 0.05 है। तो यहाँ विलय के मोलों की संख्या की जगह पर क्या लिख देंगे 0.05। बटे में क्या लिखना है बिलियन का आयतन। तो दिख रहा है यहाँ पर 200 मिलीलीटर जो है यह बिलियन का आयतन है। तो हम लोग बटा में क्या लिख देंगे 200 और फिर 1000 से गुना करना है। तो यहाँ पर 1000 से हम लोग गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 0.05 बटे में 2 और गुने 10। और यहाँ से जब आप इस दशमलव को हटाइएगा तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको फिर सॉल्व कीजिए। यह 0 से यह 0 कट जाएगा और फिर 5 से 10 कट जाएगा कितना बार में 2 बार में। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/4 और 1/4 को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 में 4 से भाग कीजिएगा तो आएगा 0.25। कितना आएगा 0.25 और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ए यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर होगा। आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले मोल की संख्या निकालनी है। मोल की संख्या का फॉर्मूला है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। फिर मोलरता निकालना है, इसका यह फार्मूला है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप लोगों को बताना है कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन आपके पास है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या फिर सीसा। तो यदि आप लोग इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही। यहाँ पर एल्युमिनियम जो होगा वह राइट आंसर होगा। भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है तो एल्युमिनियम है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यह धातु लिखा गया है इसलिए आंसर एल्युमिनियम है। अगर यहाँ से धातु हटाकर तत्व लिख दिया जाए, आपसे पूछा जाएगा कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तत्व आप लोग को याद रखना है ऑक्सीजन। तत्व कहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। और तत्व ये ऑक्सीजन आपको पता होगा कि अधातु है, तो अधातु भी कहेगा तो भी आंसर होगा ऑक्सीजन। और उसके बाद सिलिकॉन जो है यह दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यह सेकेंड नंबर पर है। 1 नंबर पर है ऑक्सीजन और 2 नंबर पर कौन है सिलिकॉन। और सिलिकॉन क्या है तो सिलिकॉन एक उपधातु है। तो पूछेगा कि पृथ्वी पर दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व या फिर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला उपधातु, तो आपका आंसर क्या होगा सिलिकॉन। और ये जो एल्युमिनियम है ये क्या है, ये धातु है और ये पृथ्वी पर तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका पोजीशन तीसरा है लेकिन धातु में पहला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछेगा तो आंसर क्या होगा ऑक्सीजन। दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो आंसर सिलिकॉन। और तीसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो आंसर एल्युमिनियम। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है अधातु है। तो तत्व पूछे या फिर अधातु पूछे प्रथम स्थान पर तो आंसर क्या होगा ऑक्सीजन। लेकिन अगर यह पूछते क्वेश्चन में कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी उपधातु पाई जाती है, उपधातु जैसे ही लग जाएगा तो आंसर हमारा क्या होगा सिलिकॉन। और अगर धातु पूछेगा तब आंसर क्या होगा एल्युमिनियम होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। सुक्रोज जो कि एक डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, इसका अपघटन कीजिएगा, जल अपघटन कीजिएगा, हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। जो भी लोग इस सवाल का आंसर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उन लोगों का बिल्कुल सही है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप लोग को याद रखना है सुक्रोज को जब तोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। अगर ऑप्शन नंबर ए की चर्चा किया जाए कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज किसके जल अपघटन से प्राप्त होगा,
ए होगा माल्टोज के जल अपघटन से। याद रखिएगा, जब माल्टोज को तोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज को तोड़िएगा तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और माल्टोज को तोड़िएगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये है ऑप्शन नंबर सी। इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज किसको तोड़ने से प्राप्त होता है, तो यह जो है लैक्टोज के तोड़ने से प्राप्त होता है। इसको तोड़ने से प्राप्त होता है लैक्टोज के तोड़ने से। यह भी आपको याद रखना है, माल्टोज को तोड़िएगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज को तोड़िएगा तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और लैक्टोज को तोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। मेंडलीव ने किस तत्व का नाम एका सिलिकॉन बताया था। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग पढ़े होंगे कि मेंडलीव ने कुछ तत्वों की भविष्यवाणी की थी। उस समय उन्होंने एक तत्व का नाम एका सिलिकॉन रखा था। बाद में उस तत्व का नाम क्या पड़ा है ये आप लोगों को बताना है, जर्मेनियम, गैलियम या फिर स्कैंडियम। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भी लोग इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं, यानी कि जर्मेनियम कमेंट कर रहे हैं, उन लोगों का सही है। आप लोग को याद रखना है, जर्मेनियम जो है उसको मेंडलीव ने क्या बताया था, एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन इन्होंने भविष्यवाणी किया था। ये हो गया एका सिलिकॉन। गैलियम की अगर बात की जाए तो गैलियम का नाम मेंडलीव ने क्या रखा था, तो इन्होंने गैलियम का नाम रखा था एका एल्युमिनियम। क्या रखा था नाम, एका एल्युमिनियम। और ये जो स्कैंडियम है इसका नाम उन्होंने क्या रखा था, तो इसका नाम उन्होंने रखा था एका स्कैंडियम। याद रखिएगा, सॉरी एका स्कैंडियम नहीं, एका बोरॉन। स्कैंडियम तो यहाँ है, ये है। तो एका बोरॉन का नाम उन्होंने रखा था स्कैंडियम, एका एल्युमिनियम का नाम रखा था गैलियम, और एका सिलिकॉन का क्या नाम रखा था, जर्मेनियम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न आप लोगों के लिए। मानव शरीर में निम्न में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर कमेंट करते हैं। मानव शरीर में इसमें से कौन सा यौगिक है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल। तो ये जो भी लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं उन लोगों का सही है। और ये जो प्रोटीन है ये दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और वसा तीसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये चौथा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को बताना है S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। जल्दी से आप लोग बताइए। S8 जो है यह सल्फर को प्रदर्शित करता है, तो इसमें आपको ऑक्सीकरण अवस्था बताना है, +2, +8, +4 या फिर 0। जो भी लोग इसका आंसर 0 लिख रहे हैं उन लोगों का सही है, डी राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है, कोई भी मुक्त अवस्था में जो तत्व होता है उसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर एसिड किसी यौगिक के साथ नहीं है, यह अकेले है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि सोना के भी ऑक्सीकरण अवस्था या फिर चांदी की डायरेक्ट पूछ ले स्वतंत्र अवस्था में, तो क्या होगा, आंसर 0 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट कीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। निम्न में किस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है। बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, किसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी। जो भी लोग इस सवाल का आंसर एक कमेंट किए हैं उन लोगों का सही है, फ्लोरीन यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आप लोग को याद रखना है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो यह है फ्लोरीन। उसके बाद क्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है, याद रखिएगा, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है। तो टोटल 118 तत्व आप लोग पढ़े होंगे कि पीरियोडिक टेबल में है। तो इन 118 तत्व में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो ये होती है क्लोरीन की। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो ये होती है फ्लोरीन की। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा सकता है कि सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी किसका होता है। सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी किसका होता है, तो आयनन एंथैल्पी अगर पूछेगा तब आप लोग को याद रखना है फ्लोरीन। याद रखना है
फ्लोरीन। फ्लोरीन का आयनन एंथैल्पी भी सबसे अधिक होता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तो आंसर फ्लोरीन, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन मधुरता वाला तत्व तो आंसर क्लोरीन, और सर्वाधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व तो आंसर क्या होगा? फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें आप लोग। डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए, डिकन विधि जो है उसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो सभी लोगों को याद रखना है, डिकन विधि में कॉपर क्लोराइड का प्रयोग होता है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो भी लोग एक कमेंट किए उन लोगों का सही है। आप लोग को याद रखना है और यह भी याद रखना है कि डिकन विधि से बनता क्या है? तो डिकन विधि से क्लोरीन का निर्माण होता है। डिकन विधि से किसका निर्माण होता है? क्लोरीन का। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो कॉपर क्लोराइड का प्रयोग होता है। थोड़ा सा और उत्प्रेरक की चर्चा कर लेते हैं। जैसे निकल के विषय में मैंने आप लोगों को बताया था कि निकल का प्रयोग जो होता है वह कृत्रिम घी बनाने में होता है। कृत्रिम घी का जब निर्माण होता है तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? निकल का। और कृत्रिम घी को ही हम लोग क्या कहते हैं? डालडा कहते हैं। उसके अलावा हैबर विधि में आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हैबर विधि में अमोनिया का निर्माण होता है और इस विधि में लौह चूर्ण का प्रयोग किस रूप में होता है? उत्प्रेरक के रूप में होता है। तो ये सब प्रश्न उत्प्रेरक वाला आप लोग को याद रखना है। मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? आपको याद होगा, बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने उत्प्रेरक की खोज किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। बताइए आप लोग, इसमें कौन रासायनिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ बनना, बर्फ का पानी बनना, मोमबत्ती का पिघलना या फिर लोहे में जंग लगना? जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहे हैं उन लोगों का सही है। यह जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। आप लोग याद रखना है, लोहा में जंग लगता है, आप लोग देखते होंगे। एक कैसा परिवर्तन है? यह एक रासायनिक परिवर्तन है। बाकी जो तीनों हैं ये सब कैसा परिवर्तन है? ये तीनों जो है वह भौतिक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। तो ये आप लोग को याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा? डी। और लोहे में जंग लगने से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि लोहा में जो जंग लगता है तो ये जो जंग है, जंग का सूत्र क्या होता है? तो जंग का सूत्र आप लोग को याद रखना है, Fe3O4 होता है। Fe3O4 जंग का सूत्र है, जिसे कि हम लोग फेरोसोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। ये भी आप लोग को याद रखना है। ये है जंग का केमिकल नेम और ये है केमिकल फार्मूला। और एक क्वेश्चन और जंग से याद रखना है कि जब जंग लगता है तो लोहा का भार घटता है या बढ़ता है? तो याद रखिएगा, जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? भार में वृद्धि होती है, यानी कि भार बढ़ जाता है। और एक और यहाँ से बात याद रखना है कि जब लोहा में जंग लगता है तो उसके लिए कौन सा कंपोनेंट उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए एक तो नमी उत्तरदायी है और दूसरा O2 यानी कि ऑक्सीजन उत्तरदायी है। नमी और ऑक्सीजन के कारण जंग लगता है। तो ये थे 10 डिस्कशन वाले प्रश्न। अब पिछले वीडियो के जो 10 प्रश्न हैं उसका आंसर आप लोग तेजी से कमेंट करें। उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? जल्दी से बताइए। कल के वीडियो में ही मैंने आप लोग को बताया था। जो भी लोग बी आंसर कमेंट किए हैं उन लोगों का सही है। अब बताना है आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सबसे हल्की एवं अज्वलनशील गैस कौन है? जल्दी से आप लोग बताइए। सबसे हल्की एवं अज्वलनशील गैस ये है हीलियम, यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब बताना है आप लोगों को सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जेनॉन, यानी कि बी। अब 14 का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये अयस्क कहलाता है, यानी कि ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। निम्न में कौन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है? मील, नॉटिकल मील, प्रकाश वर्ष या फिर पारसेक? क्या होगा इस सवाल का आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पारसेक। अब क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग बताइए। वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है क्या कहलाता है? बताइए।
वह पदार्थ जो गैंग से रिएक्शन करता है और द्रवणशील पदार्थ बनाता है क्या कहलाता है? तो ये द्रावक कहलाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन समय का मात्रक नहीं है। इसमें से कौन है जो समय का मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, यानी कि डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब 18 का आंसर दीजिए। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ आप लोगों को अभिक्रिया की कोटि बतानी है। यहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को सिर्फ पावर को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, तो 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोगों को बताना है निम्न में कौन शक्ति का मात्रक नहीं है। यह भी आसान क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा यह ऊर्जा का मात्रक है, तो डी राइट आंसर होगा। और ए लास्ट क्वेश्चन, कारक जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। अभिक्रिया दर यानी कि अभिक्रिया के वेग को कौन प्रभावित करता है? तो ताप, दाब, सांद्रण सभी प्रभावित करते हैं, यानी कि इनमें सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। फिर हम लोग कल मिलेंगे। आप लोग फिर कल तैयार रहिएगा और अभी से जाकर सभी लोग पढ़िए, जो भी होमवर्क दिया गया है उसको कंप्लीट कीजिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।